Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our second lecture of Artificial Intelligence. आज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तारुफ के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग और सर्च पर बात करनी है और मेरी कोशिश होगी कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और इससे जो जुड़ी हुई टेक्निक्स हैं वो सादा लफ्ज़ों में बयान कर दूं ताकि उसके अंदर जो पेचीदगियां हैं वो आप सादा लफ्ज़ों में अगर समझ पाएँ तो फिर आपको एल्गोरिदम्स भी समझने में आसानी होगी। तो बढ़ते हैं हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ। हमें पता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू से ही जो इंटेलिजेंट स्पीशीज़ हैं उनके दरपेश रही है। ये कैसे हो सकता है कि आप इस दुनिया जो कि दारुल इम्तिहान है इसमें दुनिया में तशरीफ़ लाएं और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग आप ना करें? ये नहीं हो सकता। हर कदम पर हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं और उनको सॉल्व भी करना पड़ता है। अब मैं ये जो प्रॉब्लम का लफ्ज़ बोल रहा हूँ ये मैं लिटरेचर के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुक्ता नज़र से बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। क्लासिकल अप्रोच यानी सबसे पुरानी अप्रोच और सबसे पहली अप्रोच कोई भी इंटेलिजेंट स्पीशीज में से अगर कोई होगा तो वो इस अप्रोच को ही ट्राई करेगा। कैसे? इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड होता है किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन तक पहुंचने के लिए। इसको जनरेट एंड टेस्ट अप्रोच भी कहते हैं और इसमें ये होता है कि हम एक तरफ सॉल्यूशंस को जनरेट करते जाते हैं और दूसरी तरफ इस सॉल्यूशन को फिर वेरीफाई किया जाता है। अगर तो सॉल्यूशन ठीक है तो हम उसको अडॉप्ट करके इम्प्लीमेंट कर देते हैं और फिनिश कर लेते हैं। अगर वो सॉल्यूशन दुरुस्त नहीं है, वेरीफाई नहीं हो पाता, तो हम उसको डिस्कार्ड करके नया सॉल्यूशन पिक कर लेते हैं, फिर उसको वेरीफाई कर लेते हैं। इस तरह ये प्रोसेस आइट्रेट करता रहता है अनटिल वी पिक का करेक्ट सॉल्यूशन और फिर उसके बाद करेक्ट सॉल्यूशन को पिक करने के बाद हम वही उसको अडॉप्ट करके एग्जीक्यूट करवा देते हैं और फिर हम फिनिश कर देते हैं। ये क्लासिकल अप्रोच है। इसको आपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के कोर्स में एक और नाम से भी पढ़ा होगा जिसे ब्रूट फोर्स मेथड कहते हैं। एल्गोरिदम्स की एक टाइप है जो कि ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम्स कहलाती है। उसका भी काम यही होता है कि उसने एक प्रॉब्लम जो है उसको उस वक्त तक सॉल्व करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है जब तक कि उसका दुरुस्त सॉल्यूशन नहीं निकल आता। इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि हमें एंटायर स्टेट स्पेस को सर्च करना पड़ता है और ब्रूट फोर्स में भी ऐसे ही होता है। हमें जितना भी उसकी जो प्रॉब्लम की समझे आइट्रेशंस हैं वो सारी की सारी पिक करनी पड़ती हैं, उसके सारे सॉल्यूशन ट्राई करने पड़ते हैं और उनमें से जो दुरुस्त सॉल्यूशन होता है वो हम पिक कर लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही है, जनरेट एंड टेस्ट अप्रोच में यही होता है कि एक सॉल्यूशन जनरेटर होता है, वो सॉल्यूशन जनरेट करता रहता है। एक सॉल्यूशन वेरीफायर होता है, वो सॉल्यूशंस को वेरीफाई करता रहता है। जो सॉल्यूशन दुरुस्त साबित होता है उसको पिक करके अडॉप्ट कर लिया जाता है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करवा के हम फिनिश कर लेते हैं। और अगर वो दुरुस्त नहीं है तो हम उसको ड्रॉप कर देते हैं और ड्रॉप करने के बाद हम नए सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। ये प्रोसेस आइट्रेट करता रहता है। ये है क्लासिकल अप्रोच। लेकिन इसमें एक कबाहत है। कबाहत ये है कि ये एक्सपोनेंशियल टाइम और एक्सपोनेंशियल स्पेस ले सकती है। ये कोई इतनी फ्रूटफुल अप्रोच नहीं है। इसमें चूंकि जो हमारे ट्रिवियल प्रॉब्लम्स होते हैं वो तो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम्प्लेक्स हैं, वो पेचीदा हैं, उनमें पूरी की पूरी सर्च स्पेस को सर्च करना वो मुमकिन ही नहीं होता। वो बाज़ दफ़ा हो सकता है इनफाइनाइट टाइम ले जाएं
वो लामहदूद टाइम ले जाएं, तो लिहाजा वहाँ क्लासिकल अप्रोच नहीं चलती। तो हम देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें जो इंटेलिजेंट स्पीशीज़ हैं या इंटेलिजेंट एजेंट्स हैं वो इसको कैसे वो है अडॉप्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिफरेंट फेजेस में आपके सामने रखता हूँ। देखिए, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट करने से हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं या प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज मस्ट। यही तो वो मरहला है जो आपको सोल्यूशन की तरफ आपका पहला कदम होगा। यानी अगर आपने कोई प्रॉब्लम आपके सामने है, ये मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि आपने प्रॉब्लम को डिफाइन ही नहीं किया, उसको फार्मूलेट ही नहीं किया, उसको किसी न किसी हिसाबी किताबी अमल में नहीं लाए, तो फिर उसका सोल्यूशन कैसा। लिहाजा सबसे पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन है। इस पर आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताता हूँ कि उसको डेफिनेशन, उसकी प्रॉब्लम की रिप्रेजेंटेशन के या डेफिनेशन के कितने तरीके हैं। दूसरे नंबर पे आप देखें कि हम वही जनरेट एंड टेस्ट की तरह ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, सॉल्यूशंस मुख्तलिफ जो हैं उनको देखते हैं। देखने के बाद उनमें से एक पिक कर लेते हैं, पिक करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अगर वो दो सॉल्यूशन जो है वो ना साबित हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम इस मैश में वापस चले जाते हैं किसी भी एक्टिविटी की तरफ। आप देख रहे हैं कि इस मैश में कोई भी एक्टिविटीज़ जो है, कोई भी एक्टिविटीज़ कोई भी एक्टिविटीज़ जो आपके सामने हैं, इनमें से आप क्या कर सकते हैं कि हमारे जो सॉल्यूशंस हैं उनको पिक कर सकते हैं। आप किसी भी इस मैश में किसी भी एक्टिविटी पर वापस जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे इम्प्लीमेंटेशन करते हुए अगर आपको पता चला कि प्रॉब्लम डेफिनेशन में मसला है, तो आप प्रॉब्लम डेफिनेशन की तरफ वापस जा सकते हैं। उसके बाद आप अगर रिव्यू के मौके पर जाकर आपको सॉल्यूशन जो है वो बेनिफिशियल नज़र नहीं आया, तो आप दोबारा सॉल्यूशंस की वो ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। तो ये मैश जो है आपको नज़र आ रहा है कि हर एक्टिविटी से हर एक्टिविटी को दूसरी को लिंक किया गया है। तो ये है हमारी क्लासिकल अप्रोच कि हम पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, फिर उसके सॉल्यूशंस जो हैं उनको ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, उनमें से एक सॉल्यूशन को पिक करके इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर रिजल्ट्स को रिव्यू करते हैं। तो ये भी एक ब्लॉक डायग्राम है जो आपको क्लासिकल अप्रोच की ओवरव्यू दे सकती है। आगे बढ़ते हैं। वही जो मैंने आपको शुरू में पहला स्टेप दिखाया कि डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम या किसी भी प्रॉब्लम का की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आमतौर पर जनरली तो हम ये करते हैं कि उसका ग्राफ बनाते हैं। उस प्रॉब्लम की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको हम ग्राफ की शक्ल में ज़ाहिर करते हैं, आर्क्स एंड ग्राफ की शक्ल में ज़ाहिर होता है, और हम उस ग्राफ को ही फिर सर्च करते हैं ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो किसी भी प्रॉब्लम की जो रिप्रेजेंटेशन है वो दो तरह से हो सकती है। ये एक तरीका है स्टेट स्पेस का, यानी यूजुअली ग्राफ जो हम बनाते हैं आम, एक होता है एंड और ग्राफ। तो दोनों को हम देख लेते हैं कि स्टेट स्पेस क्या है। स्टेट स्पेस स्टूडेंट्स एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है जिसमें एरो हेड वाले हमारे आर्क्स होती हैं। इसके नोड्स जो होते हैं वो प्रॉब्लम की सिचुएशंस को ज़ाहिर करते हैं, और इसके जो आर्क्स होते हैं वो लीगल मूव्स या एक्शंस को ज़ाहिर करते हैं कि एक नोड से हम लीगली दूसरे नोड पे किस तरह मूव कर सकते हैं, या एक नोड से हम दूसरे नोड पर जाने के लिए क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो ये बुनियादी तौर पे जो है स्टेट स्पेस, यानी इसके अंदर नोड्स और आर्क्स की आप समझ लें कि ये एक हकीकत होती है। वैसे तो आपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में ये बुनियादी तौर पे जो ऑटोमेटा है उसमें पढ़ा होगा कि आपका जो ऑटोमेटा होता है वो भी इसी तरह से नोड्स और आर्क्स पे मुश्तमिल होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ये डायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें हमारे पास ऑटोमेटा की तरह ही जो मूव्स होती हैं वो होती हैं और नोड्स होती हैं। यानी जो प्रॉब्लम सिचुएशन है वो नोड्स की शक्ल में होगा, और एक नोड से दूसरे नोड पर जाने के लिए जो हमारी लीगल मूव्स हैं ऑटोमेटा की तरह, वो भी यहाँ पर आपके सामने मौजूद होंगी। अब प्रॉब्लम को हम
स्टेट स्पेस जब बना लेते हैं तो प्रॉब्लम जो है वो उसकी टोटल जो डेफिनेशन है वो कैसे करते हैं। बिल्कुल फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह प्रॉब्लम इज डिफाइंड एज स्टेट स्पेस कॉमा स्टार्ट एक्टिविटी कॉमा गोल कंडीशन। ये हमारी प्रॉब्लम है। हमारी स्टेट स्पेस होगी कि कितनी स्टेट्स हैं उसके अंदर, फिर स्टार्ट स्टेट कौन सी है और हमारी गोल स्टेट कौन सी है। ये हमारी प्रॉब्लम है। इसमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह, एनएफए की तरह, ये भी हो सकता है कि आपके उस स्टेट स्पेस में एक से ज्यादा नोड्स जो हों वो हमारी गोल कंडीशन को सेटिस्फाई करती हों। तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह हो सकता है कि वो हमारी एक से ज्यादा जो नोड्स हैं वो हमारी जो गोल कंडीशन है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। अब आ गया कि इस स्टेट स्पेस को इस्तेमाल करते हुए हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। उसके लिए हमें एक पाथ ढूंढना पड़ेगा, हमें एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा अपनी गोल कंडीशंस तक पहुंचने के लिए। तो इसको रास्ते को ढूंढने के लिए हम ग्राफ को सर्च करेंगे लामहला। ग्राफ को सर्च करने की टेक्निक्स जो हैं वो आपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स में पढ़ ली हुई हैं, जहां ट्री और ग्राफ्स का आपने जो लेक्चर पढ़ा था ट्रीज एंड ग्राफ्स में, आपने ग्राफ की ट्रेवर्सल या सर्चिंग टेक्निक्स और ट्री की ट्रेवर्सल और सर्चिंग टेक्निक्स आपने वहां पर पढ़ी थी, जिसमें से दो तीन मैं आपको इसी जो आने वाली स्लाइड्स हैं उनमें उनका तारफ एक बार फिर करवा दूंगा। तो बहरहाल आपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स में जहां ग्राफ और ट्रीज पढ़े थे वहां आपने ग्राफ और ट्री की सर्चिंग की जो टेक्निक्स हैं वो भी कवर की थी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम यही करते हैं कि ग्राफ को सर्च करके अपनी जो गोल कंडीशन है वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और जब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, हम कहते हैं हम सोल्यूशन तक पहुंच गए हैं, तो उस वक्त हम क्या किस कंडीशन में होते हैं। उस वक्त हमारे पास वो पाथ आ चुका होता है जो स्टार्ट कंडीशन से लेकर गोल नोड तक जा रहा होता है। वो पाथ हमारे पास आ चुका होता है, यानी ग्राफ को सर्च करते करते हम वो पाथ ढूंढ चुके होते हैं जो कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन तक यानी गोल नोड तक हमें लेकर जा रहा होता है। स्टार्ट जो स्पेस है उससे, स्टार्ट स्पेस से यानी जो स्टार्ट हमारी कंडीशन है उससे लेकर गोल नोड तक वो हमें लेकर जा रहा होता है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो इंटेलिजेंट स्पीशीज हैं, जो स्मार्ट स्पीशीज हैं, वो इस क्लासिकल अप्रोच को थोड़ा बेहतर कैसे कर सकती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। उसमें यह है कि हमने अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना होता है। हमारा जो मुद्दा होता है वो ये होता है कि हम प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लें और अपनी परफॉर्मेंस को भी मैक्सिमाइज कर लें, या कम से कम जो लागत है उसको मिनिमाइज रखें, या ये हो कि कम से कम वक्त में हम वो काम कर पाएं। तो यानी हमारा मुद्दा ये होता है कि हम प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लें और परफॉर्मेंस को भी मैक्सिमाइज कर लें। इस चीज को अचीव करने के लिए हमें कोई ना कोई मकसद तय करना पड़ता है, हमें कोई ना कोई गोल अडॉप्ट करना पड़ता है। गोल क्या चीज है? गोल हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम जो हासिल करना चाहते हैं उस तक, उसके हसूल तक हम ज्यादा इधर उधर ना भटके क्लासिक अप्रोच की तरह। गोल हमें हमें अपना जो गोल है, ये जो हमारा मकसद है वो सामने नजर आ रहा होगा तो हम इधर उधर कम भटकेंगे और हमारा जो रास्ता होगा हमारी मंजिल तक पहुंचने का उसमें हमारा भटकना कम हो जाएगा और हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी, यानी मैक्सिमाइजेशन की तरफ चली जाएगी। अब ये गोल फार्मूलेशन डेफिनेटली, अगर आपने अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना है तो फिर गोल को भी फार्मूलेट करना पड़ेगा आपको। ये जो मकसद है ये आपको डिवाइस करना पड़ेगा। ये गोल कैसे फार्मूलेट होगा? वेरी सिंपल। जो भी आपके पास करंट सिचुएशन है उसको आप मद्देनजर रखें, और जो बंदा प्रॉब्लम को हल कर रहा है या जो मशीन हल कर रही है या जो एल्गोरिदम उस प्रॉब्लम को हल कर रहा है उसका परफॉर्मेंस का मैयर क्या है। इन दोनों चीजों को मद्देनजर रख के फिर आप एक गोल सेट कर लें। वो गोल जब आपका सेट हो जाएगा तो यही आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का इंटेलिजेंट अप्रोच में पहला मरहला होगा कि आपने करंट सिचुएशन को देखा, करंट प्रॉब्लम को देखा, और जो प्रॉब्लम को हल करने जा रहा है या जो टेक्निक है
उसके मतमय नज़र से आपने परफॉर्मेंस मेजर को देखा और इसको आपने सेट कर लिया। इस तरह से आपकी इंटेलिजेंट अप्रोच आगे बढ़ती है। उसके बाद आपका गोल क्या हो सकता है? ये सेट ऑफ स्टेट्स हो सकती हैं। ये आप शुरू में गोल को सेट कर सकते हैं कि फलां 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 स्टेट्स पर अगर हम पहुंच जाएं तो ये हमारा गोल है। तो हमारा जो प्रॉब्लम हल करने वाला है, प्रॉब्लम सॉल्वर है, उसका मुद्दा, उसका मकसद यही होगा कि ये हमारी गोल स्टेट्स तक पहुंचने के लिए जो जो तरतीब या जो जो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस उसने लेने हैं वो ले, उसको फाइंड आउट करे। लिहाजा ये हमारा जो एजेंट होगा या जो प्रॉब्लम सॉल्वर होगा उसका मुद्दा होगा। उसके बाद प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या चीज़ है? प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये देखते हैं कि हम अपने मकसद तक पहुंचने के लिए किस किस तरह के एक्शंस करें और किस किस तरह की स्टेट से गुजरें कि हम अपनी गोल स्टेट तक पहुंच जाएं। दोबारा सुन लें कि प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन में हम ये डिसाइड करते हैं, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हम अपनी गोल कंडीशन पर या गोल स्टेट पर पहुंचने के लिए कौन कौन से एक्शंस लें या कौन कौन सी स्टेट्स को फॉलो करें। तो ये हमारी प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन कहलाती है। अब इस प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन के बाद एजेंट क्या करेगा कि वो फौरी तौर पे अपनी पहली जो स्टार्ट स्टेट है वहां से शुरू करेगा और उसके पास कुछ ऑप्शंस होंगे और उसमें उसको वो ऑप्शंस अननोन होंगे, अभी उसको पता नहीं है कि उसकी, यानी अभी उसके पास सोल्यूशन आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ से वो ये डिसाइड करेगा कि वो कौन कौन से पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ एक्शंस हैं कि जिनको वो ले और वो एक खास नोन वैल्यू तक उसको ले जाए। तो वो इस चीज को डिसाइड करेगा कि कौन कौन से पॉसिबल सीक्वेंसेस हैं जो उसको एक नॉन वैल्यू तक ले जाएंगे। जब ये वो डिसाइड कर लेगा तो उनमें से जो बेहतरीन सीक्वेंस होगा उसको वो चूज कर लेगा। अब उस बेहतरीन सीक्वेंस को ढूंढना ही तो सर्च कहलाता है और सर्चिंग एल्गोरिदम हमें इसके लिए चाहिए होता है, जिसको आपने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स में कई बार आपने पढ़ा है। बहुत सारे आपने एल्गोरिदम्स जो है वो सर्चिंग के पढ़े हैं। बहरहाल हम उनमें से चंद एक को भी डिस्कस करते हैं। एक सर्चिंग एल्गोरिदम यही करता है कि वो प्रॉब्लम को इनपुट के तौर पे लेता है और आपको उसका सॉल्यूशन दे देता है इस शक्ल में कि आपको वो जो एक्शन सीक्वेंस है जो आपने लेना है सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए वो आपके सामने होता है। ये सर्चिंग एल्गोरिदम हमारे लिए काम करता है। मिसाल के तौर पे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक ब्लॉक वर्ल्ड से एक प्रॉब्लम है। 3 ब्लॉक्स हैं जिनमें ए, बी और सी लिखा हुआ है, लेकिन उनकी तरतीब जो है वो क्रोनोलॉजिकल नहीं है, सॉरी अल्फाबेटिकल नहीं है। मिसाल के तौर पे सी सबसे ऊपर है, ए दरमियान में है और बी सबसे नीचे है। ये हमारी स्टार्ट स्टेट है और ये हमारी गोल कंडीशन है कि हमने ए को ऊपर लेकर आना है, बी को दरमियान में और सी को सबसे नीचे लाना है। अब ये दरमियान में हमने वो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस जो है अल्टरनेटिव या जितने भी हैं वो यहाँ पर देखने हैं और उनमें से जो बेहतरीन है वो हम चुनेंगे। तो हम क्या ये जो ब्लॉक पजल है इसको हम किसी तरह से ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या हम इसको ब्लॉक की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। ये देखें, हमने इसके नोड्स बना लिए, हम यहाँ पर हैं, ये हमारी स्टार्ट स्टेट है। सॉरी, हम इस स्टार्ट स्टेट में हैं। हमारे पास सी, ए और बी ये एक कॉम्बिनेशन है। इसके बाद एक डायरेक्टेड ग्राफ आप देख रहे हैं कि हम सी को नीचे ले आ रहे हैं या उसके बाद हम बी को ए से हटा रहे हैं और इसी तरह से इस बी को ऊपर ले जा रहे हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म के कॉम्बिनेशन हम ट्राई कर रहे हैं। तो हमारा असल मुद्दा यही है कि हमने ए, बी और सी को एक तरतीब में लाना है। तो जब हम यहाँ ए, बी और सी पर पहुंच जाएंगे तो समझे हम अपने गोल तक पहुंच गए। तो स्टार्ट स्टेट से लेकर गोल स्टेट तक हमारे पास ये पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ एक्शंस हैं। इनमें से हम किसको अडॉप्ट करें कि हम अपने गोल तक पहुंचें। तो यही हमारा सर्चिंग एल्गोरिदम का मकसद होगा और उसमें फिर ये बात बाद में डिसाइड की जाएगी, आया वो
कितना सक्सेसफुल था, कितना ऑप्टिमाइज था, कितना मैक्सिमाइजेशन उसमें हुई है कि नहीं हुई है, ये हम बाद में देखेंगे। बहरहाल ये हमारे पास ब्लॉक वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम है उसकी स्टेट स्पेस आप देख रहे हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो कि स्टेट स्पेस की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास बहुत दूसरे प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे 15 पजल है, 8 पजल है, 8 क्वींस है, ट्रैवलिंग सेलमैन का प्रॉब्लम है और सेट कवरिंग मेथड है। इनको हम कैसे ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसका वही तरीकेकार है कि आप इस पूरी जो पजल होगी या पूरा प्रॉब्लम होगा, इसकी स्टेट स्पेस बनाएं, जैसे पीछे आपने स्लाइड में स्टेट स्पेस देखी है। तो इसी तरह आप इनकी भी बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम जो है इनकी आपके पास इनिशियल जो स्टेज है वो आ जाएगी, और फिर उसकी जो रिक्वायर्ड गोल स्टेज होगी वो बनाएं, और फिर उस गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए आप डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ एक्शंस जो है उसको किसी भी सर्चिंग टेक्निक से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ये 8 पजल है, इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये टोटल 9 ब्लॉक्स हैं जिनमें से एक खाली है, और इन ब्लॉक्स में कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, लेकिन इनकी तरतीब ठीक नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि हमने इनको 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इस तरह से हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से तरतीब देना है कि ब्लॉक्स जो हैं वो बाएं से दाएं की तरफ चलते हुए और ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए, या जिस तरतीब से भी हम चलें, हमारे ब्लॉक्स जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इस तरह से। ये हमारी गोल स्टेट है और ये हमारी स्टार्ट स्टेट है। अब इसके दरमियान बाकी जितनी भी हैं वो इसकी जो है वो सीक्वेंसेस होंगी जो आप इसके किसी भी सर्चिंग एल्गोरिथम से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जिसमें हमने ऑप्टिमाइजेशन को मद्देनजर रखना होता है, उसमें हमने स्टेट स्पेसेस को कैसे मैनेज करना है। सबसे पहला मुद्दा हमारा वहाँ ये होता है कि हमने अपने सोल्यूशन की कॉस्ट को कम से कम रखना है। सोल्यूशन की कॉस्ट को कम से कम रखने के लिए हम ये करेंगे कि ब्लॉक्स जो होंगे उनको डिफरेंट वेट्स दे देंगे, उसके ऊपर कॉस्ट का तयन करेंगे कि हर रास्ते की क्या कीमत है। अगर इसका तयन नहीं होगा तो फिर हमें कैसा पता चलेगा कि हमारा जो सोल्यूशन है उसकी कीमत कम से कम निकली है या वो मिनिमाइज है। लिहाजा हम यही करते हैं कि हमारी जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें से हम हर जो उसका जो ब्लॉक्स होंगे या हर जो उसके नोड्स होंगे या आर्क्स होंगी उन पर वेट दे देंगे, ताकि हम जब उस वेट को कैलकुलेट करें तो फिर हमारा जो एंड पे जो कॉस्ट निकले वो सोल्यूशन पाथ की कॉस्ट के जितने वेट हैं उनको टोटल करने से हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों सूरतों में हमारे पास ये काम किए जा सकते हैं, या आप ब्लॉक्स को वेट दे दें या आप आर्क्स को वेट दे दें। दोनों सूरतों में हम वेट को कैलकुलेट करके अपने सोल्यूशन पाथ की कॉस्ट निकाल सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी पेचीदा एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिनमें हमने कॉस्ट जो है उनको मद्देनज़र रखना होता है और मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन हमारा मतमा नज़र होता है। मिसाल के तौर पे टाइम टेबल बनाना, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन के लिए जिसमें बहुत सारे टीचर्स मौजूद हों और उसमें पैरेललिज्म भी हो, बैक वक्त मुख्तलफ जो है उसमें क्लासेस भी चल रही हों, आपके पास रिसोर्सेज हैं कि आपके पास क्लासेस हैं और आपके पास टीचर्स हैं, आपने उनसे टाइम टेबल बनाना है और कोशिश ये करनी है कि किसी के टाइम टेबल में कंट्राडिक्शन ना आए, किसी के टाइम टेबल में वो है कोई कंकॉक्शन ना आए, और वो उनको हर किसी का टाइम टेबल भी बन जाए और जितने भी टीचर्स हैं वो बेस्ट यूटिलाइज भी हो जाएं, और उनमें किसी किस्म की कोई आपस में ये ना हो कि जो है वो कन्फ्लिक्ट आ जाए कि जब एक बंदे का लेक्चर हो रहा है एक क्लास में तो उसी वक्त उसका दूसरी क्लास में भी लग जाए। ऐसा नहीं होता। टाइम टेबल बनाना ये भी एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, खासकर जहाँ इदारे बहुत बड़े होते हैं और क्लासेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फिर वहाँ पर टाइम टेबल बनाना एक चैलेंज से कम नहीं होता। फिर है प्रोडक्शन स्केजुलिंग। आपके जो प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं वहाँ उनकी स्केजुलिंग करना ये भी एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। आपकी जितनी भी जो प्रोडक्शन असम्बलीज होती हैं वो पैरेलल भी चल रही होती हैं
और उनमें से कुछ ऐसी भी होती हैं कि जो एक असेंबली की फिनिशिंग के बाद दूसरी असेंबली अपना काम शुरू करती है। तो इन सारी चीज़ों का जो नेटवर्क है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसकी स्केजुलिंग करना, ये भी एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। ग्रामेटिकल पार्सिंग, ये आपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में पढ़ा है, जिसमें आपने पीडीए यानी पुश डाउन ऑटोमेटा और कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स वगैरह और उनकी पार्सिंग आपने पढ़ी है। ये भी एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। फिर जो हमारे सेंसरी डाटा है, यानी जो न्यूरॉन्स में हमारी सेंसेशन जा रही होती है डिफरेंट हमारे जो सेंसेस हैं वहाँ से, उसको इंटरप्रेट करना, ये भी बहुत पेचीदा मसला है। फिर हमारे पास जो मेजरमेंट्स आती हैं किसी भी डाटा की, उसको मॉडल करना, उसको किसी ख़ास मॉडल पे उसको प्लेस करना, ये भी एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। फिर एक्सपेरिमेंटल डाटा को मद्देनज़र रखते हुए उसको अकाउंट फॉर करने के लिए साइंटिफिक थ्योरीज को फाइंड करना, ये भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर भी हमारे मतमा नज़र में ऑप्टिमाइजेशन होती है, लिहाजा ये भी इसी फैमिली से एक प्रॉब्लम्स की लिस्ट है जो आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर के आखिरी हिस्से की जानिब, जहाँ सर्च मेथड्स पर बात हो रही है कि आप डिफरेंट किस्म के जो सर्च मेथड्स हैं जो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अप्लाई करने हैं, वो क्या हैं। इनमें से दो तरह के सर्च मेथड्स आपको यहाँ पर तारुफ पेश किया जा रहा है। नंबर 1 है अनइन्फॉर्म्ड और नंबर 2 है इन्फॉर्म्ड मेथड्स। अनइन्फॉर्म्ड में वही है जिस तरह हम जनरेट एंड टेस्ट करते हैं, ये वही है। इसमें ये होता है कि हम सिस्टमेटिकली पूरे ग्राफ को सर्च कर लेते हैं और ये अनगाइडेड होता है। इसमें पूरे ग्राफ को सर्च कर लेते हैं और जो हमें जो पाथ हमें हमारे गोल नोड की तरफ ले जाए, उस पाथ को हम अडॉप्ट कर लेते हैं। इसकी भी टेक्निक्स हैं जो आगे आने वाली स्लाइड्स में अभी आपके सामने रखी जाएंगी। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्म्ड मेथड्स होते हैं जिसमें हम ये करते हैं कि एक प्रॉब्लम के साथ जो मखसूस मालूमात होती हैं और उसकी जो सर्च की ख़ास गाइडेंसेस होती हैं, उनको हम इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके हम उसको इंफॉर्मेशन के तौर पे अपने साथ रखते हैं और साथ ही साथ अपनी जो सर्च होती है उसको बेहतर बनाते रहते हैं और अपने गोल की तरफ बढ़ते रहते हैं। इस इन्फॉर्म्ड सर्च में जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है, वो किसी डोमेन का स्पेसिफिक नॉलेज भी हो सकता है या फिर कोई हिंट या ह्यूरिस्टिक हो सकती है जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं कि ह्यूरिस्टिक क्या चीज़ होती है। तो आगे बढ़ते हैं। बेसिक सर्च मेथड्स में से जो अनइन्फॉर्म्ड फैमिली से हमने जिनका तारुफ पढ़ना है, या आपने वैसे डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के कोर्स में पढ़े हुए हैं। इसमें से डेप्थ फर्स्ट सर्च है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च है और आइटरेटिव डीपनिंग है। आइए देखते हैं कि हमारे पास जो इन्फॉर्म्ड या ह्यूरिस्टिक बेस्ड सर्च हैं उनमें क्या क्या टेक्निक्स शामिल हैं। वो बेस्ट फर्स्ट सर्च है, हिल क्लाइंबिंग है, एल्गोरिदम ए स्टार है, बीम सर्च है, आइटरेटिव डीपनिंग ए स्टार है, एल्गोरिदम रिकर्सिव बेस्ट फर्स्ट सर्च है। ये सारी इन्फॉर्म्ड या हेरिस्टिक बेस्ड सर्च होती हैं। अब ये कैसे तयन किया जाएगा कि किसी ग्राफ में हम किस सिमत में सर्च करेंगे। तो इसमें तीन तरह की सर्चेस होती हैं। नंबर 1 होती है फॉरवर्ड सर्च, कि हम स्टार्ट एक्टिविटी से शुरू करेंगे, स्टार्ट नोड से शुरू करेंगे, गोल नोड तक जाएंगे, ये फॉरवर्ड सर्च है। दूसरी सर्च होती है बैकवर्ड सर्च, इसमें हम अपने गोल नोड से शुरू करते हैं और स्टार्ट नोड की तरफ आते हैं। तीसरी किस्म है बाई डायरेक्शनल सर्च, जिसमें हम दोनों सिमत में सर्च कर सकते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम में इसी चीज़ को फॉरवर्ड सर्च को फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड सर्च को बैकवर्ड चेनिंग कहा जाता है। अब देखते हैं जी डेप्थ फर्स्ट सर्च, जो आपने वहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स में पढ़ा था, उसमें क्या होता है। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक ट्री है, इसमें हम ऊपर वाले नोड से शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले हम ए से शुरू करते हैं और बी को, पहले ए को हमने सर्च किया, फिर बी को सर्च किया, उसके बाद डी को सर्च किया और आखिर में एच को सर्च किया। यानी हम सबसे पहले ट्री की गहराई तक जाते हैं। उसके बाद जब एच हमारा आखिरी नोड है तो फिर हम वापस आए डी पर, डी से हम बी पर आए, बी से हमने आगे देखा कि एक और नीचे नोड खुल रहा है ई, उसकी तरफ आए, ई से एक और नीचे नोड खुल रहा था आई, उसकी तरफ आए, वो हमारा आखिरी नोड था लेकिन वो गोल नोड नहीं था, वहां से हम फिर वापस ई की तरफ आए, ई से फिर नीचे एक नोड था जे, जो कि हमारा गोल नोड था, हम उसकी तरफ आए।
तो ये हमारा चूंकि गोल नोड था, तो यहाँ पे हमारी ये डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है ये फिनिश हो गई। इस तरह से हम डेप्थ फर्स्ट सर्च करते हैं कि स्टार्ट नोड से हम डेप्थ को पहले सर्च करते हैं, पहले डेप्थ की तरफ आते जाते हैं, और उसके दौरान अगर हमें हमारी गोल स्टेट फाइंड हो जाए तो हम वहाँ पे फिनिश कर देते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च में इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इसमें शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड करने की कोई गारंटी नहीं होती, और इसमें यह भी हो सकता है कि किसी जगह पर जो नोड्स हैं वहां पर आपको इन्फिनिट लूप में आप पड़ जाएं, और इस तरह के जो साइकिल्स वगैरह हैं वो आपको जो है वो ग्राफ में चेक करके फिर उसको साइकिल्स को रिमूव करके ये सर्च चलानी चाहिए। इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी ज़रा लो है, क्योंकि जितनी भी डेप्थ होगी किसी ट्री की या ग्राफ की, ये सिर्फ वहां तक सर्च करेगा। और इसमें जो करंट पाथ है इसका स्टार्ट नोड से करंट नोड तक, सिर्फ उसको स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी रिक्वायर होती है। और जब हम अल्टरनेटिव पाथ पर मूव कर रहे होते हैं तो जितने भी आपने प्रीवियसली पाथ सर्च किए होते हैं उनको भूला भी जा सकता है। इसके बाद आइटरेटिव डीपनिंग में हम क्या करते हैं कि इसमें डेप्थ लिमिटेड कर देते हैं, कि अगर आपकी डेप्थ लिमिट जो है वो उसको बहुत थोड़ा आपने रखा है कि मसलन आप 3 लेवल तक ही आप उसको सर्च करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप सोल्यूशन तक पहुंचे ही ना। इसलिए आपको ये जानना होगा कि आपके सोल्यूशन की लेंथ क्या है, वो एडवांस में आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपको मैक्सिमम डेप्थ जो है वो शुरू में आप थोड़ी रखें, थोड़ी रखने के बाद आप इसी डेप्थ फर्स्ट सर्च को चलाएं, और अगर आप सोल्यूशन तक नहीं पहुंचते तो फिर आप मैक्स डेप्थ जो है उसको आप बढ़ा भी सकते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। इसमें देखें कि आप जो है वो लेफ्ट टू राइट, यानी आप एक लेवल पे पहले मूव करते हैं। पहले आप लेवल 0 पे और कॉन्टेक्स्ट लेवल पे आए, इसके बाद आप लेवल 1 पे आए तो इसमें बी और सी को पहले सर्च किया, फिर इसी तरह से आप वापस डी पर आए, फिर ई पर आए और फिर एफ को सर्च किया। यानी आप एक एक लेवल को पहले पूरा पूरा सर्च करते हैं, ब्रेथ को पहले सर्च करते हैं, चौड़ाई के रुख चलते हैं। तो इसमें हमारा एफ चूंकि गोल नोड था तो लिहाजा हम एफ पर पहुंच गए। तो इसमें हमें पता होता है कि शॉर्टेस्ट सोल्यूशन हमें कहाँ से मिलेगा। वो शॉर्टेस्ट सोल्यूशन ये है कि हम ए पर जाएं, ए से सी पर जाएं और सी से एफ पर जाएं। तो इसी तरह से इसमें हमारे पास एक और सोल्यूशन भी है, ए से बी पर जाएं, बी से ई पर जाएं और ई से जे पर जाएं। लेकिन ये लंबा सोल्यूशन है, इसमें 4 नोड्स आते हैं, लिहाजा इसमें से शॉर्टेस्ट सोल्यूशन जो होगा वो पहले हमें मिलेगा ए से सी और सी से एफ। ब्रेथ फर्स्ट सर्च प्रोग्राम जो होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले एक लेवल को मुकम्मल को सर्च करेगा, उसके बाद अगले लेवल पे जाएगा। इसको जितने भी पाथ आपने अभी तक मुकम्मल किए हैं सबके सब मेमोरी में इसको याद रखना पड़ते हैं। इस काम के लिए आपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम में देखा होगा कि आप एक स्टैक को यूज करते हैं, जहां आप जो है जो सर्च किए हुए पाथ होते हैं उनको पुश करते जाते हैं, और जो आपने पाथ जो है उनको रिप्रेजेंट कर लिया है उनकी लिस्ट बनाते जाएं या लिस्ट ऑफ लिस्ट्स बनाते जाएं, और इनको रिवर्स ऑर्डर में अगर आप बनाएंगे तो ये आपके लिए इजी होगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पाथ है जिसकी ये हम लिस्ट बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे ए है, ए से बी है, बी से सी है, और उसके बाद हमारा बी ए और सी ए, ये रिवर्स ऑर्डर में हमने इसको एक्सपेंड करने के बाद लिस्ट बना ली। फिर हम डी ई इसकी लिस्ट बना ली कि हम डी बी ए और ई बी ए इससे हम जा रहे हैं आगे। इसी तरह से एफ और जी को जब हम सर्च करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि हम डी बी ए, ई बी ए और एफ सी ए और जी सी ए, इस तरह से हम रिवर्स ऑर्डर में लिस्ट बना लेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे जो बेसिक सर्च मेथड्स हैं इनकी कम्प्लेक्सिटी क्या है। फर्ज करें हमारे पास यूनिफॉर्म ब्रांचेस जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं बी, और जो हमारा सोल्यूशन है उसकी गहराई है डी, और एन है वो नंबर ऑफ नोड्स हैं हमारे पास, वो हमारे ग्राफ में है। तो इसकी किसी भी लेवल पर जो बी पावर एन है उतने नंबर ऑफ नोड्स होंगे। तो हमारे पास जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है वो बी की पावर डी टाइम लेता है और बी की पावर डी ही स्पेस लेता है। क्या इसमें शॉर्टेस्ट सोल्यूशन गारंटीड होता है? यस, इसमें शॉर्टेस्ट सोल्यूशन गारंटीड होता है। लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च में बी की पावर डी मैक्स और डी मैक्स ये हमें स्पेस और टाइम मिलता है,
और इसमें सोल्यूशन की गारंटी नहीं होती कि शॉर्टेस्ट सोल्यूशन आप फाइंड कर लेंगे। तो आइटरेटिव डीपनिंग में टाइम वही है, लेकिन स्पेस हमारे पास जो है वो कम ये ऑक्यूपाई करता है और इसमें शॉर्टेस्ट सोल्यूशन के मिलने की गारंटी है। तो आप देख रहे हैं कि इस टेबल में सबसे बेहतरीन एल्गोरिदम हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बाद आइटरेटिव डीपनिंग है, बल्कि इसमें देखा जाए तो आइटरेटिव डीपनिंग हमारे पास सबसे बेहतरीन जो अनइन्फॉर्म्ड सर्च है उनमें से एक एल्गोरिदम है आइटरेटिव डीपनिंग, जिसमें टाइम b की पावर d है। अगरचे ये एक्सपोनेंशियल टाइम है, लेकिन इसमें स्पेस जो है वो हमारे पास ये डेप्थ ऑफ आवर ग्राफ के बराबर होता है। तो इसमें शॉर्टेस्ट सोल्यूशन मिलने की भी हमें गारंटी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय यूजिंग सर्च मेथड्स इस टॉपिक को कवर किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये हिस्सा जो है ये आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा। इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।